हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। मैं हूं अंशु कपूर और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट चैप्टर की बीएससी फाइनल ईयर एमएससी प्रीवियस में सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से बुक आती है। बेसिकली सॉलिड स्टेट चैप्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ही एक पार्ट है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। ये चैप्टर मैं 12th क्लास आरबीएससी, सीबीएसई और नीट के स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए बना रहा हूँ। विद इन 2 वीक्स में ये चैप्टर कंप्लीट करने का मेरा इंटेंशन है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, कंप्लीटली हम विद न्यूमेरिकल विद ऑब्जेक्टिव वे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करेंगे एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, फिर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, पैकिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल एंड डायमेंशंस, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट होता है या देखेंगे हम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं सॉलिड क्या है। A solid is defined as that form of matter which possesses rigidity and hence possesses a definite shape and a definite volume। तो सॉलिड के पास 3 प्रॉपर्टी होती है, याद रखिए, रिजिडिटी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी का मतलब होता है अगर हम किसी सॉलिड पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल क्या लगा रहे हैं? फोर्स, तो भी उसकी शेप और साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे मटेरियल या ऐसे मेटल जिन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उनके साइज में, शेप में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उन्हें कहते हैं हम रिजिड मटेरियल। ठीक है, तो सॉलिड के पास होती है रिजिडिटी, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब बात आती है सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ने का हमारा क्या एम है। सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते क्या है? हम सॉलिड की प्रॉपर्टी, नेचर, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी, नेचर, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री। इसको पढ़ने से, इसकी स्टडी करने से हम ऐसे नए सॉलिड मटेरियल बना सकते हैं जिनके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जैसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जैसी। ठीक है, उन मैग्नेटिक मटेरियल हम बना सकें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम बना सकें। ठीक है, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फॉर पैकेजिंग हम बना सकें। जैसे अभी हम पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं, पॉलीथीन यूज करते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो हम बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल बनाएं ताकि एनवायरनमेंट को कम हार्म हो। ठीक है, उसके बाद बायो सॉलिड्स हम बना सकते हैं फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स। उसके अलावा हम आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये सब ही हम तब बना सकेंगे, ऐसे सॉलिड्स हम तब बना सकेंगे जब हमें अच्छी तरह से सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, उनकी कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री का अच्छी तरह से हमें नॉलेज हो। ओके, इसके बाद देखते हैं कि मैटर 3 टाइप के होते हैं। आपको सबको पता है कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें से लिक्विड और गैस को हम कहते हैं फ्लूइड्स। क्या कहते हैं? लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्लो होते हैं। ऐसे मैटर विच कैन फ्लो नॉन एज फ्लूइड्स, जो मैटर फ्लो हो सके उनको फ्लूइड कहते हैं। लेकिन सॉलिड तो फ्लूइड नहीं होते हैं क्योंकि वो रिजिड होते हैं। तो सॉलिड्स के पास रिजिड प्रॉपर्टी कैसे आती है? तो आंसर है सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ये सॉलिड को एक डेफिनेट शेप में बनाए रखते हैं। इन सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। देखिए यहाँ पे नीचे एक डायग्राम देखिए, इससे समझ में आएगा आपको। तो ये एक मैंने सॉलिड बना रखा है और ये जो ब्लू कलर से मैंने जो बनाए हैं ये बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। जैसे स्प्रिंग काम करती है वैसे ये काम करते हैं, इसलिए मैंने इनको स्प्रिंग की तरह बनाया है। तो ये जो बॉन्ड है इनको ही हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कहते हैं।
ये ही किसी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अपनी लोकेशन पे ही रखते हैं, इधर उधर मूव नहीं होने देते हैं। कहने का मतलब अगर ये दोनों पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर जाने का कोशिश करेंगे तो ये जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो वापस उसको इनिशियल पोजीशन में लाएगा। अगर ये ज़्यादा पास आ जाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगी या ये फोर्स क्या करेगा, वापस इनको इनिशियल पॉइंट पर ही ले जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की जो इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल्स के बीच की इनिशियल पोजीशन को कौन मेंटेन करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन को, एक सर्टेन पोजीशन को बनाए रखता है। अगर वो दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स आता है, अगर वो ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो वो रिपल्शन फोर्स आएगा। एक पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस को बनाए रखता है। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड थर्मल एनर्जी। The state of a substance depends upon the resultant effect of two opposite forces of interaction, intermolecular forces and thermal energy। तो किसी भी सॉलिड की जो स्टेट है वो दो फोर्सेस पर डिपेंड करती है, एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बांध के रखना, उनको पास पास ला के रखना, जबकि थर्मल एनर्जी का काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को दूर दूर ले जाना। तो अगर किसी सॉलिड में थर्मल एनर्जी बढ़ जाए तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे और वो अपनी सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। थर्मल एनर्जी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को दूर करने का काम करती है। थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजर, ठीक है। और ये दोनों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी किसी भी सॉलिड की स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहां आप मैटर की तीन स्टेट देख रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में देखते हैं, इस समय टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होता है तो थर्मल एनर्जी मतलब हीट भी कम होती है, थर्मल एनर्जी भी कम होती है, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इस समय थर्मल एनर्जी कम तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अपने आप क्या होंगे, ज़्यादा। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर ज़्यादा होंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास पास होंगे। तो सॉलिड में आपको समझ में आया कि टेम्परेचर कम होता है तभी तो सॉलिड होता है। जैसे आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, इंटरनल एनर्जी कम, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, तो पार्टिकल पास पास। और इस समय पार्टिकल हैं क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में, और इस समय जो सॉलिड है वो रिजिड शेप में है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, जिससे थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। थर्मल एनर्जी के इंक्रीज होने से पार्टिकल दूर दूर होने लगते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा कम होने लगता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होने लगता है, थोड़ा सा कम होने लगता है, जिससे पार्टिकल दूर दूर जाने लगते हैं और सॉलिड अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर लेता है लिक्विड स्टेट में। अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, थर्मल एनर्जी और इंक्रीज होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स और कम होगा और पार्टिकल और दूर चले जाएंगे और ये लिक्विड स्टेट भी चेंज हो जाएगी गैसियस स्टेट में, ठीक है। सेम, तो यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी देखी या हमने फिजिकल टर्म देखी वो है टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स। सेम इफेक्ट हम देख सकते हैं बाय यूजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते जाएं तो हमें सेम इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। वी कैन आल्सो मेक दीज चेंजेस बाय रिड्यूसिंग प्रेशर। तो आपको तीन स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर एनर्जी और हीट एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो पहला पॉइंट है सॉलिड्स आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप एंड मास। तो ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन बनता है।
विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम which is irrespective of the size and shape of the container in which they are placed। किसी भी कंटेनर में अगर हम सॉलिड मटेरियल रखते हैं, जैसे किसी कंटेनर में हम शुगर क्रिस्टल्स डालते हैं, तो शुगर क्रिस्टल्स अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड अपनी शेप और साइज को कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, ये बात बिल्कुल जनरल है। थर्ड पॉइंट है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी शॉर्ट एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपने इस एग्जांपल में देखा था, यहां देखा था कि आइस वाले एग्जांपल में यहां पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस तो बहुत कम है, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। आगे हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है, जो हमने ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये अपनी इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये ज़्यादा वाइब्रेट, ऐसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो ये बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ओके, they are almost incompressible and having higher density than solids and liquids। ठीक है, solids diffuses very slowly compared to liquid and gases। तो डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी मटेरियल का हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तक जाना। जैसे गैस, जैसे किसी बैलून में गैस भरी हुई है और जैसे ही हम बैलून को फोड़ते हैं तो वहां से गैस कहां से कहां मूव करती है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। पानी भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी जाता है, मतलब लिक्विड भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी जाते हैं, लेकिन सॉलिड हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी इतनी तेजी से मूव नहीं करता। आप कहोगे मूव ही नहीं करता, लेकिन मूव करता है। इन केस ऑफ चारकोल, चारकोल भी एक तरह का सॉलिड है, लेकिन वो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मूव करता है, लेकिन उसकी डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ सॉलिड्स बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस पर वो मेल्ट होते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट हैं किसी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, और अकॉर्डिंग टू देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू देयर फोर्सेस, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।